सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि रिप्रोडक्शन और ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होने वाला है वो कितने, वैसे रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक कौन सा होता है? सेक्सुअल। दूसरा कौन सा? असेक्सुअल। ह्यूमन की बात करें तो कौन सा होगा? सेक्सुअल होगा कि असेक्सुअल होगा? सेक्सुअल होगा। सेक्सुअल होगा तो सीधी सी बात है, कितने पेरेंट की आवश्यकता होगी? एक की? दो? दो। सेम जेंडर की अपोजिट जेंडर? अपोजिट। एक मेल है तो दूसरा फीमेल। मेल के द्वारा कौन से गैमेट बनेंगे? मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या होगा? स्पर्म। समझ में आ रही है? फीमेल के द्वारा कौन से गैमेट बनेंगे? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का नाम क्या होगा? ओवम। समझ में आ रही है? क्या गैमेट के फॉर्मेशन से, केवल गैमेट तुमने प्रोड्यूस कर दिए, उनका फॉर्मेशन तुमने कर दिया, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा? क्या पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? का इन गैमेट का क्या करना पड़ेगा? फ्यूजन, यानी गैमेट्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और गैमेट्स के सलियन का प्रोसेस जो होता है, या गैमेट के फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, जब तक वो नहीं होगा तब तक नए संतति का या नए जनरेशन का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? का अगर यहां पे मैं बात करूं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में जुड़ गए, इनका फ्यूजन हो गया, क्या जैसे ही बच्चे का निर्माण हो जाएगा? क्या पॉसिबल नहीं है। कितने महीने वेट करना पड़ेगा? 9 महीने और 7 दिन। समझ में आ रही है? 9 महीने और 7 दिन तक उस बच्चे को या उस युग्मनज को या उस जाइगोट को कहां रहना पड़ेगा? मां के यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर। समझ में आ रही है बात मेरी? का गर्भाशय में रहने के बाद बच्चे को मां के गर्भ से जैसे ही 9 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जो बच्चा है, जो फीटस है, वो मां के गर्भ से कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? प्रसव। और प्रसव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्चुलेशन। समझ में आ रही है? अब जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकल गया, बच्चे को कुछ खिलाना स्टार्ट कर दोगे क्या? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खिलाना स्टार्ट कर दोगे क्या? पॉसिबल नहीं है। उसे क्या पिलाया जाएगा? मां का दुग्ध। और मां का दुग्ध पिलाने का जो प्रोसेस होगा उसे क्या बोला जाएगा? दुग्ध स्त्रावण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या अरे समझे कि नहीं समझे? ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो अपन को पढ़ना था। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कम से कम तुम्हें जितने भी ऑर्गन है, रिप्रोडक्शन तो बाद में समझ में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली बाद में समझ में आएगा, पहले उन ऑर्गन्स को समझ पाना बहुत जरूरी है। जब तक ऑर्गन को नहीं समझोगे तब तक काम आने वाला नहीं है। और ऑर्गन्स को समझने के लिए मैंने बताया था तुम्हें, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने वाले, चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो, सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या जनन अंगों को अपन कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? प्राथमिक जनन अंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या दूसरे कौन से होंगे? द्वितीयक जनन अंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आई बात मेरी? क्या जितने भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, प्राथमिक जनन अंग होंगे, उन प्राथमिक जनन अंग के कुछ काम होंगे कि बैठे बैठे काम करने वाले, कि तुम्हारे जैसे मजे करने वाले? काम करने वाले। एक काम करने वाले कि 2 काम करने वाले? 2 काम। पहला काम क्या करेंगे? गैमेट का फॉर्मेशन करना। अगर मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यानी मेल का अगर मान लो प्राथमिक जनन अंग है, तो कौन से गैमेट बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या अरे समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा थोड़ा एक्टिव रहा करो। समझ में आ रही है बात मेरी? ऐसे नहीं कि सर हाँ हाँ हाँ, समझ आ? थोड़ा नाश्ता पानी घर से करके आया करो, ठीक है ना? नहीं करके आओगे तो भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें पहले भी कल भी बता चुका, मैं भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ में क्या लेके आना है? जेब भर के लेके आना। समझ आ रही है? तुम्हारे भी खातिरदारी अच्छी होगी, मेरी भी खातिरदारी अच्छी होगी, ठीक है ना? थोड़ी एक्टिवनेस होगी तो क्लास भी थोड़ी एक्टिव चलेगी। हमको भी थोड़ा सा ऐसे, फिर हम भी ऐसे नहीं, हाँ भाई प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, ठीक है ना? थोड़ी एक्टिवनेस होनी चाहिए। तुम्हारी एक्टिवनेस होगी तो हम भी एक्टिव होंगे। समझ में आ रही है? तो मरे मरे नहीं, ऐसा नहीं कि बैच में कम जने तुम सोचोगे हाँ भाई 7-8 आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना? वो नहीं। समझ आ रही है? अपन को सिलेक्शन श्योर करना है, ये नहीं कि केवल टाइम पास किया वापस गए। क्लास का मेन मोटो होना चाहिए कि तुम्हें क्लास के अंदर याद होना चाहिए। समझ आ रही है? बाद की कहानी नहीं कि घर जाके वापस उसी को लेके रट्टा पकड़े हो, ठीक है ना? जो चैप्टर टॉपिक चल रहा है उसको तो खत्म करना ही है। समझ में आ रही है? तुम्हें केवल ये टारगेट नहीं रखना है कि सीओटी या बीएससी नर्सिंग, एक टारगेट तो रखना ही है, ये साथ में ही करना है। और साथ में सोचो तो नीट का एग्जाम भी भरना ही है, फॉर्म। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या तो ऐसा नहीं कि घर पे बैठे ये 12th पढ़े जा रहे हो। 12th तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, टाइम मिले तो 11th पढ़नी है। समझ आया? 11th की बुक ऐसे नहीं खरीदी नहीं हो, जैसे तुम्हें लगे ना कि ये तो कंप्लीट 12th यहीं पे कंप्लीट करनी है, घर पे रखना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या 12th जो चैप्टर चल रहा है, कोशिश यही करनी है जो टॉपिक वाली, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, जो टॉपिक क्लास में चल रहा है क्लास में ही खत्म करना है, बाद की रामायण रखनी नहीं है। समझ में आ रही है? तो पहले ही बता रहा हूं, थोड़ा बोलोगे, रिपीट करोगे तो क्लास में याद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो रिपीट साथ के साथ करना है, और जो पढ़ा हूं वो वापस एक बार पढ़ के आना है। 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं
लगेगा, वैसे ही तुम्हें पता ही है बड़ा इंसान हूँ, समझ आ रहे, शरीर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा 2-3 पेज, इससे ज्यादा अपने बस की बात नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो ध्यान से सुनते चलो बस, और कुछ नहीं करना, और रिपीट करते चलो, ठीक है ना। तो बताना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हो सकता है कहीं इंग्लिश की हिंदी में दिक्कत हो तुम्हें, जहां पर भी हो पूछ लेना बस। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं कि मौन धारण करके बैठना है, समझ, पैसे दे रहे हो बकायदा, ठीक है, तो उसका यूटिलाइज करना है तुम्हें। तो जहां दिक्कत हो वहां पूछते भी चलना। प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कितने फंक्शंस होंगे? 2। पहला क्या काम करेगा? गैमेट का फॉर्मेशन, हिंदी में बोलूं तो क्या बनाएंगे? युग्मकों का निर्माण करेंगे, समझ आए। दूसरा काम क्या करने वाले हैं? लिंग हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने वाले या सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करने वाले, समझ आ रही है। मेल के होंगे तो मेल के करेंगे, फीमेल के होंगे तो फीमेल के करेंगे। अब बताओ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राथमिक जनन अंग जो मेल और फीमेल में होंगे, सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। मेल की बात करते हैं, पहले मेल की बात करते हैं। मेल के अंदर प्राथमिक जनन अंग जो होने वाला है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होने वाला है वो कौन होने वाला है? वृषण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। एक होगा कि एक जोड़ी होगा? एक जोड़ी, 1 पेयर की फॉर्म में होता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये इसके कितने काम है? वही 2 काम जो पहले बताए। प्राथमिक जनन अंगों के 2 कार्य बता दे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के 2 काम बता दे। पहला कौन सा काम बताया था? युग्मक। कौन सा युग्मक बनाएगा? वृषण या टेस्टिस? नर युग्मक की मादा युग्मक? नर युग्मक का नाम क्या होगा? नर युग्मक का नाम क्या होगा? स्पर्म। समझ में आई बात? शुक्राणु। दूसरा काम क्या करने वाला है? लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन। सेक्स हार्मोन एक होने वाला है कि 2 होने वाले? एक। कौन सा? ग्रुप का नाम पूछू तो कौन सा? एंड्रोजन। सिंगल हार्मोन का नाम पूछू तो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। समझ में आई बात मेरी क्या? फीमेल के लिए बात करें, फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा होने वाला है? अंडाशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवेरी। ओवेरी जो होगी एक होगी कि एक पेयर की फॉर्म में होगी? पेयर की फॉर्म में होगी। एक काम करेगी कि 2 काम करेगी? 2 काम। 2 काम में पहला किसका फॉर्मेशन करेगी? गैमेट। मेल गैमेट की फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट का नाम क्या होगा? ओवम की स्पर्म? ओवम। ओवम को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु। समझ में आ रही है? दूसरा हार्मोन बनाएंगे, सेक्स हार्मोन कितने बनाने वाली? 1 की 2? पहला कौन सा है? एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा? प्रोजेस्ट्रोजन। समझ में आ रही बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। ये बात अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके आगे की बात करते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं, द्वितीयक जनन अंगों की बात करते हैं। और ये जो द्वितीयक जनन अंग होने वाले मेल और फीमेल में सेम होने वाले कि अलग अलग होने वाले? चलो देखो कौन से हैं, उसी टेबल को कंटिन्यू करना है और बोलते चलना है। वैसे तो तुम्हें पता होंगे,
अब सुनना इधर, पहले एक बार सुन लेना पहले, उसके बाद लिख देना। अब देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु का फॉर्मेशन किसने कर दिया? मेल के जो पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, प्राथमिक जनन अंग थे, उन्होंने इनका फॉर्मेशन तो कर दिया। समझ में आ रही है? अभी अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, मेल के अंदर जो होगा टेस्टिस, वो किसका निर्माण करेगा? अपने नर युग्मक गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जबकि मादा के अंदर अंडाशय जो होगा या ओवेरी जो होगा वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसका नाम होगा ओवम। अब दोनों का फॉर्मेशन तो हो गया, क्या फॉर्मेशन होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा क्या? क्या लैंगिक जनन हो जाएगा क्या? नहीं। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? फ्यूज करना पड़ेगा। और फ्यूज करवाने में जो सहायता करते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो कौन करते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी द्वितीयक जनन अंग करते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अरे यहां तक समझे कि नहीं समझे? कि यानी मेल गैमेट को यहां से कहां ले जाने में सहायता करने वाले ये सारे के सारे ऑर्गन्स फीमेल गैमेट के पास। समझ में आ रही है? क्योंकि तुम्हें पहले ही बता दिया था, कामचोर कौन होगा? मेल होगा कि फीमेल होगा? फीमेल। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जबकि मेल क्या होगा? काम करने वाला होगा। वो चल के कहां जाने वाला है? फीमेल के पास। अब फीमेल के पास ले जाने के लिए कुछ रास्ता होना पड़ेगा, और वो रास्ता बनाने का या पथ बनाने का काम जो करेगा वो कौन करने वाले हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल में सेम होने वाले कि अलग अलग होने वाले? अलग अलग। मेल के अंदर कितने याद रखने हैं रे? गिनती आती है कि नहीं आती रे? कितने नाम लिखे हुए हैं? 7। 7 में पहला कौन सा याद रखना है? रेटे टेस्टिस। क्या नाम होगा? रेटे टेस्टिस। क्या नाम होगा? रेटे टेस्टिस। दूसरा नाम क्या होने वाला है? वासा एफ्रेंशिया। क्या नाम होगा? वासा एफ्रेंशिया। तीसरा कौन सा होने वाला है? एपिडिडाइमिस। और चौथा कौन सा होने वाला है? वास डिफरेंस। पांचवा कौन सा होने वाला है? शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स। छठा कौन सा होने वाला है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और सातवां कौन सा होगा? काउपर ग्लैंड, जिसका एक और नाम होता है। कौन सा होता है? बर्बो यूरेथर ग्लैंड। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? सबसे पहले, बाद में तो कहानी बाद की है, सबसे पहले इन 7 नाम को अच्छे से याद करना है। जब तक ये नाम याद नहीं होंगे काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले फिर से सुन लेना, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो किसमें हेल्प करेंगे? गैमेट फ्यूजन में। किसमें हेल्प करेंगे? गैमेट फ्यूजन। गैमेट फ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मक सलयन में। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब गैमेट फ्यूजन करवाना है, युग्मकों का सलयन करवाना है, तो हेल्प करने वाले जो ऑर्गन्स होंगे मेल और फीमेल में सेम होने वाले कि अलग अलग होने वाले? अलग अलग। मेल में कितने नाम याद रखने हैं अपन को? 7। 7 में पहला कौन सा होगा? रेटे टेस्टिस। क्या नाम होगा? रेटे टेस्टिस। दूसरा कौन सा था? वासा एफ्रेंशिया। तीसरा कौन सा होगा? एपिडिडाइमिस। चौथा कौन सा होगा? वास डिफरेंस। पांचवा कौन सा होगा? सेमिनल वेसिकल्स। छठा कौन सा होगा अपने पास? प्रोस्टेट ग्लैंड। और सातवां कौन सा होगा? काउपर ग्लैंड। समझ में आ रही है? काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होने वाला है? बर्बो यूरेथर ग्रंथि। वैसे अगर ये 7 नाम तुम्हें याद होंगे ना, तो मान के चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगी। अलग से कुछ याद नहीं करना, पहले ही बता रहा हूं। ये 7 नाम तुम्हें सीक्वेंस वाइज याद है, तो मान के चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आधी कहानी पहले ही खत्म हो गई। इसीलिए बता रहा हूं कि ये 7 नाम सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं पूछूं कि फीमेल के अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होने वाले हैं, सेम होने वाले कि अलग होने वाले? अलग। अलग में कितने नाम याद रखने हैं? 4। 4 में पहला कौन सा? ओविडक्ट, या हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? इंग्लिश में एक और नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा कौन सा होने वाला है? गर्भाशय, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूटेरस। तीसरा कौन सा होने वाला है? गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स। सर्विक्स जो होने वाला, वास्तविकता में अपन जो अलग से पढ़ रहे, ये एनसीईआरटी ने लिखा इसीलिए पढ़ रहे, लेकिन ये जो सर्विक्स होने वाला या फिर अपनी गर्भाशय ग्रीवा होने वाली, ये वास्तविकता में गर्भाशय का ही पार्ट है, यानी यूटेरस का ही पार्ट होता है। वास्तविकता में उसका नेक वाला पार्ट होता है, और कुछ नहीं होता अलग से। ठीक है ना? अगर चौथे भाग की बात करूं तो चौथा भाग कौन सा है? वैजाइना या योनि। समझ में आ रही है? 4 नाम याद रखने हैं फीमेल के अंदर। पहला नाम कौन सा याद रखना है? पहला कौन सा? ओविडक्ट। दूसरा कौन सा याद रखना है? यूटेरस। तीसरा कौन सा? सर्विक्स। चौथा कौन सा? योनि या वैजाइना। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? नाम अच्छे से याद करने हैं, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है ना? तो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। अब बात करते हैं अपन सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक अपना है मेल रिप्रोडक्टिव। जनरल इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट होता है। टॉपिक नंबर 2, नर जनन तंत्र, यानी मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज तक मैंने देखा कि हिंदी मीडियम वालों में ज़्यादा पोटेंशियल होता है, यहाँ थोड़ा उल्टा उल्टा ही दिख रहा है मेरे को सिस्टम। क्या रही आ रहा है हिंदी मीडियम वालों, नाश्ता वास्ता करके आते हो कि ऐसे उठ के आ जाते हो, ऐसे ही आगे? इसको अपन रिपीट करने वाले नहीं है, वैसे एनसीईआरटी की लाइन है वैसे ये। अब देखो यहाँ पे पहले सुन लो एक बार, वही नाम है, ठीक है ना, जो अभी अपन ने पढ़े, और कुछ भी नहीं है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने वाला है पूरा का पूरा, उसको मैं कितने भागों में डिवाइड कर रहा हूँ? 4।
यानी ये चारों संरचनाएं मिलकर के या चारों स्ट्रक्चर मिलकर के कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। समझ रही, ये सारी चीजें मिलकर के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें पहली स्ट्रक्चर जो होने वाली है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने वाला है। और मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या प्राथमिक जनन अंग जो होने वाला वो कौन सा होने वाला है? वृषण, जिसका नाम क्या होता है? टेस्टिस। फंक्शन ऑलरेडी तुम्हें बता रखे हैं, कितने फंक्शन बता रखे हैं मैंने? 2। पहला कौन सा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, और दूसरा कौन सा बताया? मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना। समझ में आई बात मेरी क्या? ये काम अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एसेंसरी डक्ट या सहायक नलिकाओं की बात की जाए, अभी मैंने तुम्हें 7 नाम याद करवाए थे, सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर करवाए थे कि नहीं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर 7 नाम सीक्वेंस वाइज याद करवाए थे, जिसमें पहला नाम कौन सा था? रेटेटेस्टिस। दूसरा कौन सा? वासा एफ्रेंशिया। तीसरा कौन सा? एपिडिडाइमिस। चौथा कौन सा? वास डिफरेंस। ये चारों जो होने वाले वो ट्यूब की फॉर्म में होने वाली, नलिका या डक्ट की फॉर्म में होने वाली। डक्ट या नलिका का वैसे फंक्शन क्या होता है पता है तुम्हें? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। जैसे तुमने देखा भी होगा, नल से जो पानी आता है वहां पे अगर मैं नली लगा दूं या ट्यूब लगा दूं तो वो क्या करेगी? यहां पे जो पानी गिरना था उसको कहां? जहां पर नली खत्म होगी वहां ले जाएगी। समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर पानी को नहीं लेके जाना है, किसको लेके जाना है? स्पम को। तो स्पम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का जो वर्क किया जाता है वो कौन करेगी? ट्यूब्स करने वाली। चाहे कोई भी ट्यूब आ जाए, रेटेटेस्टिस हो, वासा एफ्रेंशिया हो, एपिडिडाइमिस हो या वास डिफरेंस हो, कोई भी हो, सबका मेजर फंक्शन यही होने वाला है। ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं सहायक ग्रंथियां, ये तो दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग कौन सा होने वाला है? सहायक ग्रंथियां, एसेंसरी ग्लैंड। और एसेंसरी ग्लैंड कितनी होने वाली है? 3 में पहली कौन सी होने वाली है? सेमिनल वेसिकल्स। दूसरी कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी कौन सी? काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होने वाला है? बर्बोयूरेथर ग्लैंड। अगर मैं यहां पूछूं, कॉमन क्वेश्चन है बहुत बार, निम्न में से कौन सी ह्यूमन की एसेंसरी ग्लैंड नहीं? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ रही है? ऐसी कौन सी है जो एसेंसरी ग्लैंड तो है लेकिन सिंगल की फॉर्म में पाई जाती है, डबल नहीं होती है। ठीक है ना? तो देखो, सेमिनल वेसिकल्स भी संख्या में कितनी होने वाली है? नंबर्स में कितनी होने वाली है? 2। काउपर ग्लैंड भी संख्या में या नंबर्स में कितनी होने वाली है? 2। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होने वाली है नंबर्स में? 1। जब अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पूरा सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे तब तुम्हें ये संख्या में दिख भी जाएगी। ठीक है ना? अभी के लिए बस याद रखना है। और ये जो तीनों ग्लैंड्स होती है ये किसका फॉर्मेशन करती है? सेमिनल प्लाज्मा। होता क्या है? सबसे पहले सुनना, तुमने नाम सुना होगा नर युग्मक का। नर युग्मक का नाम क्या है? या मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म। लेकिन जो स्पर्म ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो स्पर्म की फॉर्म में नहीं निकलता है, वो एक वीर्य के रूप में, एक द्रव्य या एक फ्लूइड के रूप में निकलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सीमन कहते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और जो सीमन होता है इसमें 2 चीजें मोस्टली पाई जाती हैं। एक तो क्या होने वाले हैं? स्पर्म, और बाकी क्या होने वाला है? सेमिनल प्लाज्मा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? वैसे तो मैं बताऊंगा भी सही, एक बार में जो सीमन्स निकाला जाता है मेल की बॉडी से, उस सीमन का क्वांटिटी या वॉल्यूम्स कितना होने वाला है, उस वॉल्यूम में स्पर्म्स के नंबर्स कितने होने वाले हैं। और जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा तुम्हें ताज्जुब होगा कि टोटल जो स्पर्म के नंबर्स है वो केवल और केवल टोटल सीमन का केवल 10% पार्ट है, बचा हुआ 90% पार्ट जो होता है वो सेमिनल प्लाज्मा ही है। वो कैसे बनता है, कितना पार्ट कौन बनाता है, इसमें से कौन सी ग्लैंड सीमन प्लाज्मा का कितने प्रतिशत भाग बनाएगी, कौन सा भाग कितना बनाएगा, तीनों की बात करेंगे। उनका मुख्य रोल क्या होगा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से घटक होने वाले, वो सारी बात करेंगे। समझ में आ रही है? बस अभी के लिए इतना सा याद रखना है, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करना। और सेमिनल प्लाज्मा किसके साथ मिलकर के सीमन का फॉर्मेशन करता है? स्पर्म के साथ। समझ में आई बात मेरी क्या? अगला, बाहरी जननेंद्रिया या एक्सटर्नल जेनाइटेरिया किसको कहा जाता है? जो बॉडी के बाहर की तरफ पाया जाता है, बॉडी के बाहर की तरफ या एक्सटर्नल पार्ट पे पाया जाता है, और वो मेल में कौन सा है? पेनिस। समझ में आ रही है? इसका क्या रोल होने वाला है? इसका अनुप्रस्थ काट या ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे काट कर, उसमें कौन कौन सी नलिकाएं होती है, कौन सी ट्यूब्यूल्स होती है, कौन सी मसल्स होती है, उनका क्या रोल होता है, वो सारी बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना सा याद रखना है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 में पहला पार्ट कौन सा होने वाला है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन सा होने वाला है? वृषण या क्या कहते हैं? टेस्टिस। कार्य ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा याद रखना है, कौन सी याद रखनी है? सहायक नलिकाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेंसरी डक्ट। एसेंसरी डक्ट कितनी याद रखनी है? 4 में पहली कौन सी थी?
रेटिडेस्टिस दूसरी कौन सी, वास एफ्रेंशिया तीसरी कौन सी, एपिडिडाइमिस चौथी कौन सी, वास्ट डिफरेंस। समझ में आ रही, काम क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसफर करना। तीसरा पार्ट की बात करें तो कौन सी होने वाली है, एसेसरी ग्लैंड, कितनी होने वाली है, तीन। तीन में पहली कौन सी होने वाली है, सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा कौन सा होने वाला है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी कौन सी होने वाली है, काउपर ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम क्या है, बर्बो यूरिथर। इन तीनों ग्लैंड में से एक ग्लैंड ऐसी है जो सिंगल की फॉर्म में पाई जाती है, वो कौन सी होने वाली है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या होने वाला है, किसका फॉर्मेशन करेगी, सेमिनल प्लाज्मा का। और लास्ट याद रखना, बाहरी जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेरिया, मेल के अंदर कौन सा होने वाला है, पेनिस। समझ में आ रही है। एनसीईआरटी ने बस एक लाइन लिखी है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होने वाला है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एसेंसरी डक्ट, एसेंसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेरिया से बना होता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, लेकिन किस पार्ट्स में होता है, किस फॉर्म में होता है, वो बात अपन ने कर ली। अब बात करते हैं अपन मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक है ना। और वो कौन सा होने वाला है, प्राथमिक जनन अंग। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सुनना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एब्नॉर्मल कैविटी, उदर गुहा हिंदी में बोलते हैं। इसी के नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैली समान संरचना। इस पोर्शन को बोलते हैं श्रोणि भाग या पेल्विक पार्ट।
अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनना, वैसे अभी तक इसके पोर्शन को भी बताना है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, टेस्टिस। और ये टेस्टिस जो होने वाला है, सबसे पहले इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लोकेशन के बिना काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले जब अगर मैं बात करूं कि ये जो एक वैश्य या एडल्ट की बात की जाए, जो जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होती है वैसे, तो वहाँ पर उसके अंदर जो उदर गुहा होती है, एब्डोमल कैविटी होती है, जो पेट होता है, समझ आ रही है, उसके नीचे वाला पार्ट, वैसे तुमने स्केलेटन सिस्टम में भी पढ़ा होगा, ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है ना, अंश मेखला कहलाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, पता है किसी को, पेक्टोरियल गर्डर। और ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, पेल्विक, ठीक है ना। ये जो पेल्विक पार्ट होता है, पेल्विक पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, पेल्विक पार्ट के अंदर यहां पर बॉडी से बाहर की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैली के समान संरचना होती है, ठीक है ना, पाउच के समान संरचना होती है। और ये पाउच के समान जो संरचना होती है, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण कोश कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्लोटम कहते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो ध्यान से समझना स्टार्ट करना। अपनी जो वृषण होते हैं, सबसे पहले इसकी लोकेशन पे जाते हैं, और लोकेशन जो दिखने में होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, एब्डोमल कैविटी के ठीक नीचे की तरफ, यानी उदर गुहा के ठीक नीचे की तरफ। कौन से भाग में होने वाली है, श्रोणी भाग में होने वाली है। और श्रोणी भाग में भी कैसी होनी है, यानी पेल्विक पार्ट में भी कैसी होने वाली है, किसके समान होने वाली है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होने वाली है। और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होने वाली, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वृषण कोश या स्क्लोटम कहते हैं। अब ध्यान से सुनना स्टार्ट करना। यहां तो होते हैं वृषण, लेकिन ये वृषण होते कितने हैं संख्या में, एक जोड़ी 1 पेयर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इनके फॉर्मेशन की बात करूं, इनके डेवलपमेंट की बात करूं, इनका जो फॉर्मेशन बोलूं, डेवलपमेंट बोलूं, वो सब कब होता है, जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है। समझ में आ रही है? जब वो यूटेरस में होता है, जो 9 महीने का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, यूटेरस में बच्चा है, 9 महीने का प्रोसेस चल रहा है, उसी समय टेस्टिस बन जाते हैं। और ये बनने की क्रिया जो होने वाली है वो कहां पर होती है, तब स्क्रोटम में होती नहीं है, तब कहां पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। इनका फॉर्मेशन बोलूं, डेवलपमेंट बोलूं, वो कहां पर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी उदर गुहा के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है, मान के चलो जैसे उसके 9 महीने कंप्लीट हो गए, प्रसव या पार्चुलेशन होने वाला होता है, उस समय ये उदर गुहा से या एब्डोमिनल कैविटी से कहां चले जाते हैं, स्क्लोटम में चले जाते हैं। समझ में आ रही है? और यहां से यहां जा रहे हैं तो कुछ काम करने जाएंगे कि ऐसे ही बैठे बैठे कि यहां मन नहीं लग रहा है तो यहां चले जाए, क्या ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। यहां पर क्यों जा रहे हैं, वृषण कोश या स्क्रोटम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक विशेष प्रकार की मसल पाई जाती है। उस मसल का नाम क्या होता है, डाल्टोज मसल। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये डाल्टोज पेशी देखो यहां पे, ये पूरा का पूरा स्क्रोटम है, दिख रही है कि नहीं बात मेरी क्या? ये पूरी स्किन हो गई बाहर की तरफ, और इसके अंदर की तरफ, स्किन के ठीक अंदर की तरफ एक विशेष प्रकार की स्पेसिफिक मसल पाई जाती है, जिस मसल का नाम क्या होता है, डाल्टोज मसल। ये डाल्टोज मसल क्या करती है, जो टेम्परेचर बॉडी का होता है, उस टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम करने का काम करती है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। वैसे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है कि चेंज होता रहता है? चेंज होता रहता है। कभी अपन 37 डिग्री हो गए, कभी 40 डिग्री हो गए, कभी 50 हो गए, क्या ये होता है क्या? नो। समझ में आ रही है? अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। जिस दिन भी टेम्परेचर चेंज हो गया, मान के चलो तुम बीमार हो, समझ में आ रही है, तुम्हें स्वस्थ कैटेगरी में रखना पॉसिबल नहीं होगा। अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। कितना होने वाला है टेम्परेचर अपनी बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है? लेकिन स्पर्म जो होते हैं, अगर तुम्हें स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो बॉडी का टेम्परेचर कितना चाहिए, या जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन करना है उस जगह पर ये जो टेम्परेचर होना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए कि अलग टेम्परेचर होना चाहिए? अलग। लगभग कितना होना चाहिए, अगर मैं टेम्परेचर को पूछूं तो कितना होगा, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे कितना कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कितना होगा, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर बनाए रखने का काम कौन सी मसल करती है, डाल्टोज मसल। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब देखो, मैंने बोला कि पहले एब्डोमिनल कैविटी में थे, अब स्क्रोटम में चले गए, यानी पहले उदर गुहा में थे, अब वृषण कोश में चले गए। क्या उड़ के जाएंगे, किसी की रास्ते से जाएंगे?
रास्ते या नलिका, जो रास्ता या नलिका जो देने वाली है, जो इनको रास्ता प्रदान करने वाली, उस नलिका का नाम क्या होने वाला है? इग्वाइनल कैनाल। इसी इग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये यहां से कहां आ जाएंगे? इधर की तरफ आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इस इग्वाइनल कैनाल को देखा जाए तो यहां पर बहुत बड़ी संख्या में कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर जो अपने मसल्स में भी पाए जाते हैं, तुमने नाम सुना हो तो, ठीक है ना। यहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स और एक विशेष प्रकार की मसल मिलकर के, जिसका नाम होता है क्रीमेस्टल मसल। क्योंकि आप देखो ये टेस्टिस यहां पर आ रहा है तो कुछ इसको स्टेबल बनाना रखना पड़ेगा कि नहीं, इसको सहारा या सपोर्ट देने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। और ये सपोर्ट देने का काम जो होता है वो कौन सी कोड करने वाली है? स्पर्मेटिक कोड, जो उदर गुहा से यानी अपने एब्डोमिनल कैविटी से वृषण कोश तक होती है। और इस स्पर्मेटिक कोड में क्या होने वाला है सुनना, एक तो फेशिया होगा, मसल का पार्ट सुना हुआ है कि नहीं? फेशिया सुना हो तो भी ठीक है, नहीं सुना हो तो भी ठीक है। इस कोलेजन तंतु का बना होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है। और दूसरा होता है क्रीमेस्टल मसल। ये दोनों चीजें मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं? स्पर्मेटिक कोड का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटिक कोड जो होती है इसका मेन कार्य जो होता है कि इस टेस्टिस को सपोर्ट करना। टेम्परेचर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है, टेम्परेचर को कम करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो कौन सी होगी? डाल्टोज मसल। लेकिन इस टेस्टिस को सपोर्ट देने का काम, समझ आ रही है, सपोर्ट चाहिए होगा इसको भी, ठीक है ना। सपोर्ट देने का काम जो किया जाएगा वो कौन करेगी? स्पर्मेटिक कोड। और स्पर्मेटिक कोड में भी पूछा जाए तो स्पेसिफिक मसल कौन सी होने वाली है? क्रीमेस्टल मसल। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब आगे सुनना, अभी वैसे इसको लिखवाऊंगा भी सही लेकिन थोड़ा सा सिक्वेंशियल सुन लेना। देखो क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इग्वाइनल कैनाल में क्या होने वाली है? स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड किसके बना होगा? फेशिया और क्रीमेस्टल मसल। और इसके अलावा स्पर्मेटिक कोड में और भी चीजें होगी। कौन सी चीजें होगी सुनना, जैसे अब तुम्हारे जो टेस्टिस होगा इसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन के लिए क्या होने वाली है? ब्लड वेसल्स। नाम सुने हुए कि नहीं सुने हुए? ब्लड वेसल एक बार क्वेश्चन आया, वैसे अभी तो देते नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में से ये टॉपिक हट गया, लेकिन डाल्टोज पेशी का और ये तो देते हैं। लेकिन स्पर्मेटिक कोड जो पुराने मॉड्यूल से, अभी न्यू मॉड्यूल होंगे ना एलएन के वगैरह, वहां पर स्पर्मेटिक कोड का इतना लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन पुराने मॉड्यूल में इसके बारे में लिखा हुआ स्पेसिफिक, ठीक है ना। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्मेटिक कोड में कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है ना। स्पर्मेटिक कोड बना किससे होता है ये नहीं पूछा था। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? स्पर्मेटिक कोड बना हुआ किसका है? फेशिया और क्रीमेस्टल मसल का। लेकिन उसने पूछा था कि स्पर्मेटिक कोड से कौन कौन सी संरचनाएं गुजरती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर गुजरती है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर गुजरेगी उसकी बात करेंगे। पहले इतना याद कर दो, एक बार वापस सुन लेना। मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होने वाला है? टेस्टिस। टेस्टिस जो होने वाला कौन से भाग में होगा? पेल्विक पार्ट में। पेल्विक पार्ट में भी कहां पर? उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के ठीक नीचे की तरफ। किसके समान संरचना होने वाली है? यहां पर पाउच के लाइक संरचना होने वाली है। और पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होने वाली है उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? वृषण कोश या स्क्रोटम, जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के समान होगा कि कम होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। और ये कम करने का काम कौन सी मसल करती है? डाल्टोज मसल। जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है, यूटेरस में होता है, उस समय जो बच्चे के अंदर वृषण जो होंगे वो कहां पर होंगे? उदर गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी में। बाद में कहां चले जाएंगे? स्क्रोटम में। उड़ के जाएंगे, किसी की सहायता से जाएंगे? किसकी सहायता से जाएंगे? इग्वाइनल कैनाल की सहायता से। इग्वाइनल कैनाल की सहायता से कहां पहुंच जाएंगे? स्क्रोटम में पहुंच जाएंगे। इग्वाइनल कैनाल और स्पर्मेटिक कोड के बारे में नेक्स्ट टर्न पे बताता हूं, ठीक है ना। छोटा सा पॉइंट ही है वैसे, चलो लिख दो भले एक बार। ये वाला बना दिया क्या? पहले वाला, ये वाला बनाना बाकी होगा, अभी तो बना दिया था, वो भी बाकी है क्या? चलो ये लिख दो, अगले टर्न पे करते हैं फिर। तो स्पर्मेटिक